वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के कंबाइन होने की कैपेसिटी को आप वैलेंसी कहते हो, राइट। हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली है कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है कितनी। ओके, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं 5 चपाती खा सकता हूँ, इफ आई कैन हैव 5 रोटीज, ओके, और ऑलरेडी मैंने 2 खा लिया है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? 3। ओके, तो मुझे यही देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट होती है, ओके, एक एटम के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए in its outermost shell to become stable, to become stable। अगर एक एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट। अब कभी एलिमेंट के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, 4 5 6 7 होता है, 8 भी होता है, राइट। लेकिन हमको चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक एलिमेंट है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है इन द आउटरमोस्ट शेल टू बिकम स्टेबल। ओनली हाइड्रोजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग एवरी पर्टिकुलर एटम नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। हीलियम एक्चुअली स्टेबल होता है, हीलियम ऑलरेडी स्टेबल होता है, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, बाकी सभी को 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है टू बिकम स्टेबल, राइट। नाउ हम ये देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते कितने हैं और चाहिए कितने होते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ओके, सो जनरली हमने एक टेबल को पढ़ा हुआ है। क्या टेबल है वो? ओके, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इसको मैं सबसे पहले मिटा देता हूं, देन हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आएगा आपका ग्रुप और यहां पे आएगा आपका पीरियड, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स, आउट ऑफ विच आपको ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 के एलिमेंट्स को याद रखना है, राइट। और आपके जो पीरियड है वो एटलीस्ट 3 पीरियड्स तो आपको याद रखना चाहिए। ओके, जो रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, ओके। देन यू हैव लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन एंड सो ऑन एलिमेंट्स होते हैं, ओके। तो मैं अगर ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के बारे में एक एक करके बताऊं, ठीक है, तो आप एक चीज समझ लो कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हर एक ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं दोज आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, 5 रोटी की मेरी रिक्वायरमेंट है, 2 रोटी ऑलरेडी मैंने खा ली, तो जो मैंने खा ली, जो ऑलरेडी मेरे पास हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उस एटम के पास रहता है, दोज आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट है वो सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ग्रुप नंबर 13 में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ग्रुप नंबर 14 4 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 15 5 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 16 6 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 17 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रुप नंबर 18 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए कि 1 to 13 to 18 में इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करता है, राइट। अब एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए मैंने क्या बोला,
आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ध्यान से देखिए, मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, ओके। अगर मैं यहां पे ग्रुप पीरियड नंबर 3 को भी लिख लूं तो ये होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोडियम ले लेता हूं। अगर मुझे सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? बीच में आएगा न्यूक्लियस। सोडियम तक पहुंचने के लिए पहले मुझे फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन को पास करना होगा। फ्रॉम हाइड्रोजन आई विल गो टू हीलियम। तो इनिशियली फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2, इसलिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद सेकंड पीरियड में आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। One more shell you need to draw, and you need to draw 8 electrons. 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right? Now इसके बाद आता है सोडियम। तो सोडियम आपका थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट है, मतलब तीसरे शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। अब अगर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरे पास दो तरीका है कि मैं ये शेल को रिमूव कर दूं, आउटर मोस्ट शेल को। जैसे ये शेल को मैं रिमूव करूंगा, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा। या एक और तरीका ये है कि आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं 7 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लूं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स ला दूं। मेरे पास दो तरीके हैं, ओके। 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लूं, 7 इलेक्ट्रॉन और, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। या इस इलेक्ट्रॉन को लूज करते ही ये पूरा शेल हट जाएगा और ये जो अंदर वाला शेल है ये मेरा आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। नाउ इस बार आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सो आइदर इट हैज टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन और इट हैज टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना कठिन है। तो ये वाला क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो जिनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, they will lose 1 electron to become stable. Now comes magnesium. मैग्नीशियम पे भी आने के लिए हमको स्टार्टिंग से आना पड़ेगा। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का सेकेंड एलिमेंट है। तो आप जब शेल बनाओगे तीसरा वाला, आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करोगे, राइट। नाउ आपके पास अगेन स्टेबल होने के लिए दो तरीके हैं। आइदर यू कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे तो ये पूरा आउटर मोस्ट शेल रिमूव हो जाएगा और ये अंदर वाला शेल आउटर मोस्ट होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। या आप 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लोगे ताकि 2 + 6 कितना हो जाए? 8। नाउ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इजियर देन गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका ये जो मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। नाउ द थर्ड वन दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, या वो 3 को लूज कर ले या वो 5 गेन कर ले। तो अगेन सिंपल बात है, लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इज इजियर देन गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 will lose 3 इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके। अब आते हैं ग्रुप नंबर 14 में। ग्रुप नंबर 14 में 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है। याद रखना एक चीज, एक एलिमेंट को अगर लूज या गेन करना है तो मैक्सिमम इज 3 इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे ही 4 हो जाएगा, इट विल नॉट लूज, इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो ये शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो शेयर भी करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। ओके, अब आता है आपका फास्फोरस। ओके, फास्फोरस का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, न्यूक्लियस, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और तीसरे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, पांचवा है। ओके, तो 1 2 3 4 5। अब देखो ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई या वो ये पांचों इलेक्ट्रॉन यूज कर ले और ये पूरा शेल हटा ले, या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ला ले, तो यही आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इज इजियर देन यूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो आप यूज कर ही नहीं सकते। आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है यूज और गेन करने की? 3। तो यहाँ पे आप 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे, तो ये करेगा गेन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली ग्रुप नंबर 16 में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 लूज तो कर नहीं सकता, तो 2 गेन करेगा, और ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, राइट। कमिंग टू ग्रुप नंबर 17, group number 17 will have 7 electrons in the outermost shell, 7 electrons हैं, 7 यूज करेगा नहीं, तो 8 गेन कर लेगा, it will gain 1 electron and will be stable। एंड हम आते हैं ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 18 में ऑलरेडी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये गेन नहीं करेगा, लूज नहीं करेगा, शेयर भी नहीं करेगा, ये ऑलरेडी स्टेबल, राइट। नाउ वैलेंसी क्या होता है? ये जो आपका काउंट है ना, ये लूज करने का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, ये जो काउंट है, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी 3, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वैलेंसी 4, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, वैलेंसी 3, वैलेंसी 2, 1 एंड वैलेंसी 0। सो वैलेंसी मींस रिक्वायरमेंट, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू गेन और लूज और शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर ले, शेयर कर ले या गेन कर ले, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक रीच कर पाए, इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो वैलेंसी का अगर डेफिनेशन बोला जाए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू लूज और गेन और share for an atom to become stable is called as valency। okay, ये क्लियर है? that is atomic number। ठीक है, एक एटॉमिक में एटॉमिक नंबर क्या होता है एटम में? ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। आपको इतना तो पता है कि एटम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, राइट। तो जितने आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एटम में, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, and that is denoted by capital Z, that is denoted by capital Z। ओके, जैसे कि मैं आपको यहां पीरियोडिक टेबल में बताता हूं, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो छठे नंबर पे आता है।
6, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो ये सब क्या है? ये सब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ओके, इसके बाद होता है एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in any atom. Sum of number of protons and neutrons present in any atom is called as atomic mass. मतलब कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? एटॉमिक मास मिलेगा। ओके, एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ओके, तो भाई कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? ये है मास। अगर आपको मास चाहिए मान लो, ओके, क्यों बताओ? मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, याद करिए कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, ओके, उसके बाद आपके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट? तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पता चल जाए तो आपको न्यूक्लियस के बारे में पता चल जाएगा और वही आपका मास होता है। बाकी तो ऑर्बिट है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इन द टर्म्स ऑफ मास, राइट? सो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। यानी if I want to calculate the neutrons, तो मैं अगर एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। सो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, सो इफ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों पता है, I can easily calculate the number of neutrons. How to represent an atom? एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? X means उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, वैसा ही एक X मान लेते हैं एलिमेंट। यहाँ पे आता है Z, मतलब कि एटॉमिक नंबर, बॉटम लेफ्ट में एटॉमिक नंबर, ओके, और टॉप राइट में एटॉमिक मास, ओके, ऐसा रिप्रेजेंट होता है। तो अगर मुझे मान लो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स इज 0, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। कैसे पता चला 0 न्यूट्रॉन? मुझे मास भी याद है, मैंने बोला था एटॉमिक मास भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का जो Z है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन का मास 1 में 0, ठीक है? So 1 and 1. So that's why if you want to calculate the neutrons, the formula is m minus z. 1 minus 1, that is 0. Okay. Now coming to carbon. कार्बन में 6 होता है उसका प्रोटॉन, 12 होता है उसका मास नंबर, ठीक है? एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं, याद रखना बेटा। अगर मैं गलती से मास नंबर बोलता हूं कंफ्यूज मत होना, राइट? तो इसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दैट इज 12 minus 6, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है? बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, राइट? मैं सोडियम ले लेता हूं। सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ओके? सो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 23 minus 11, that is 12.
तब एक चीज देखो कि यहां पे न्यूट्रॉन्स 6 है, प्रोटॉन्स भी 6 है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन हो गया। और यहां पे प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, मतलब न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो जनरली न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बराबर होगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होगा, पर सिर्फ हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन से कम होता है, ओनली इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। बाकी सारे केस में न्यूट्रॉन विल बी आइदर इक्वल टू प्रोटॉन और इट विल बी ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोटॉन, ये आपका रिलेशन होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, राइट? ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। आज के लिए इतना ही।